Hey there, welcome back to my channel. I am Indu Tiwari, specialized in pharmacology. So today we will discuss about autoimmune disorders. Autoimmune disorders, as the name suggests, auto means self, immune that means जो हमारी immunity को denote करता है, और disorders that means हमारे body के कोई भी organ है, कोई भी gland है, उसका dysfunction हो जाना. ठीक है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को हम कह सकते हैं कि जब भी हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी के किसी भी सेल को या फिर कोई भी ऑर्गन या फिर किसी भी ग्लैंड के खिलाफ अटैक कर देता है. ठीक है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स. ठीक है, जनरली क्या होता है हमारी बॉडी में, सपोज कर लीजिए कि हमारी बॉडी है. ठीक है, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे डिफेंसिव सेल्स होते हैं. अब डिफेंसिव सेल्स क्या करते हैं, बाहर से आने वाले जो भी फॉरेन बॉडी है, कोई माइक्रोब है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं. ठीक है, या फिर हमारी बॉडी के अंदर ही अगर कोई ऐसा मटेरियल बन गया है लाइक कैंसरस सेल्स है, ठीक है, तो उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे सपोज कर लीजिए कि ये इम्यून सेल्स हैं. ठीक है, अब कंडीशन जो हमारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होगा कि मान लीजिए हमारा स्टमक है जो, ठीक है, इसके खिलाफ ही हमारी जो इम्यून सेल्स हैं वो अपना एक्शन दिखा देती है. दैट मीन्स हमारी इम्यून सेल्स उस पर अटैक करने लग जाती है, या फिर जो पेनक्रियाज है उस पर अटैक कर देगी. ठीक है, उसके अलावा किसी भी ऑर्गन पे ये अटैक कर सकती है, जो हमारे जॉइंट्स हैं उन पे अटैक कर सकती है, स्किन पे अटैक कर सकती है. ठीक है, तो अटैक कैसे करेगी कि स्किन के खिलाफ, जॉइंट्स के खिलाफ या पर्टिकुलर किसी ग्लैंड के खिलाफ ये एक प्रोटीन बना देती है जिसे बोला जाता है ऑटो एंटीबॉडीज. ठीक है, तो ऑटो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, जा करके इन पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है. अटैक करेंगी तो क्या होगा कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ डिसफंक्शन हो जाएगा. तो इसी चीज को बोला जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स. तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं, इसका मेन कॉज तो एग्जैक्ट अभी तक पता नहीं चल पाया है, बट इसके अलावा बहुत सारे जेनेटिक कॉजेस को इससे कोरिलेट किया गया है कि जेनेटिक्स के वजह से ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती हैं. उसके अलावा जब जेनेटिक कॉज इन्वायरमेंटल फैक्टर से जुड़ जाते हैं उसकी वजह से ऑटो इम्यून डिजीजेस हो सकती है. इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ साथ बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, तो वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और जो हमारी इम्यून सेल्स होती हैं इसको कंफ्यूज कर देते हैं. कंफ्यूज इन द सेंस कि ऐसे कंफ्यूज करते हैं कि जो बाहर से आया हुआ फॉरेन बॉडी है, ठीक है, जिसे बैक्टीरिया, वायरसेस हम बोल रहे हैं, तो इनको अटैक करने की बजाय वो क्या करते हैं, बॉडी के जो अपने हेल्दी ऑर्गन्स होते हैं उनको अटैक करने लग जाते हैं. ठीक है, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं वो मोर प्रोन टू वुमेन होते हैं. दैट मीन्स वुमेन में ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि उन्हें कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाए. अभी ऑटो इम्यून डिजीज़ वुमेन्स में ज़्यादा क्यों होती है या फिर मेंस में क्यों कम होती है, इसका जो मेन फैक्टर है वो है हमारे जीन्स. ठीक है, जो फीमेल होती है उनमें XX जीन पाए जाते हैं और जो मेल्स होते हैं उनमें XY जीन पाए जाते हैं. तो XX जीन ज़्यादा पाए जाते हैं, दैट मीन्स हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है. ठीक है, और एक और इसमें स्पेसिफिक पॉइंट है, बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद हमें पता चला है कि जितनी भी फीमेल्स होती हैं उनमें ऑटो इम्यून डिजीज़ होने के जो चांसेस होते हैं वो दो टाइम पे सबसे ज़्यादा हो सकते हैं. फर्स्टली तो एट प्यूबर्टी के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे एस्ट्रोजन का एकदम से लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि मेस्टुरेशन साइकिल स्टार्ट होती है. सेकेंडली जब प्रेग्नेंट वुमेन होती है, ठीक है, वुमेन जब प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे भी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि उसको ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाए क्योंकि उस टाइम पे भी एस्ट्रोजन का लेवल उसकी बॉडी में इन कंपेरेटिव टू ऑल टाइम ज़्यादा होता है. ठीक है, तो ये दो टाइम है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाती है कोई भी वुमेन ऑटो इम्यून डिजीज़ के. ठीक है, उसके अलावा अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं या फिर जो भी फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं वो भी कंबाइन हो जाते हैं तो वुमेन और ज़्यादा प्रोन हो जाती है कि उसे ऑटो इम्यून डिजीजेस हो जाएंगी. सो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोबेबल कॉजेज ऑफ ऑटो इम्यून डिजीजेस. एज वी नो कि हमारे पास कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है कि किस वजह से ऑटो इम्यून डिजीजेस हो सकती हैं, बट कुछ प्रोबेबल कॉजेज हैं जो कि बहुत सारे रिसर्चर्स से, बहुत सारी स्टडीज से सामने आए हैं. तो फर्स्ट कॉज आता है सनलाइट. तो सनलाइट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल यूवी रेज होती हैं. तो अगर कोई जुवेनाइल है, उन लोगों में अगर बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर होता है, वो भी ऐसी सनलाइट का जिसमें बहुत ज़्यादा यूवी रेज, बहुत ज़्यादा हार्मफुल यूवी रेज प्रेजेंट होती हैं, तो उस वजह से उनकी स्किन रैशेस हो सकते हैं या फिर उनकी बॉडी में जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा वीक हो सकती हैं. तो मसल वीकनेस या फिर स्किन रैशेस हो सकते हैं सनलाइट में जो हार्मफुल यूवी रेज होते हैं उससे. नेक्स्ट आ जाते हैं एग्रीकल्चरल केमिकल्स.
तो बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे एग्रीकल्चरल केमिकल बनते हैं। तो उन केमिकल की वजह से अगर मेल वहाँ पे कोई काम कर रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि उसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेल अप हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे जितने भी कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से बहुत सीवियर पेन होता है, इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मरकरी। मरकरी कोई इंडस्ट्री में अगर ये बन रही है, ठीक है, या फिर मरकरी की पॉइजनिंग हो जाती है तो उस कंडीशन में जो फीमेल्स है वो बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाती हैं कि उन्हें जैसे जो फीमेल्स वो भी जो रिप्रोडक्टिव एज वाली होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाती है कि उन्हें रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, या फिर जो स्किन में रैशेज होते हैं वो हो सकता है, या फिर जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेज होती हैं, ठीक है, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ठीक है, तो वो हो सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स में मेनली बहुत ज़्यादा ये रिसर्चेस इसको सपोर्ट करती हैं कि अगर फैमिली में किसी को कभी ऑटोइम्यून डिजीज थी तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो भी आगे जनरेशन है उसे भी वही ऑटोइम्यून डिजीज पास हो सकती है, या फिर कोई डिफरेंट ऑटोइम्यून डिजीजेस भी हो सकती है अगर हिस्ट्री जेनेटिक्स की है तो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जीन इन्वायरमेंटल इंटरैक्शंस। ठीक है, जो हमारे जीन्स हैं अगर वो बहुत ज़्यादा प्रोन है ऑटो इम्यून डिजीजेज होने के, अब उसके साथ साथ हमें कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी ऐसे मिल जाते हैं, एज लाइक सिगरेट का स्मोकिंग है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, जो जीन है वो बहुत ज़्यादा ईजीली इंटरचेंज हो जाएंगे जो हमारी ऑटो इम्यून डिजीजेज है उसको कॉज करने में। लास्ट आ जाता है रोल ऑफ न्यूट्रिशन। एज वी नो कि न्यूट्रिशन का हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो सेम एज न्यूट्रिशन का स्पेसिफिकली जो विटामिन डी है, ठीक है, विटामिन डी का इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी इम्यून सेल्स जो होती है, इम्यून सिस्टम के पूरी अच्छी तरीके से फंक्शनिंग करने के लिए। और विटामिन डी जो हमारा इम्यून सिस्टम का डिसफंक्शन है उसको भी प्रिवेंट कर सकता है, दैट मीन्स उसको होने से रोक सकता है। तो वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है ऑटो इम्यून डिजीजेस या फिर डिसऑर्डर्स को होने से रोकने के लिए। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा विटामिन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जब कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है या डिजीजेस है वो मेनली कहाँ पे स्पेसिफिकली एक्ट कर सकती है। ठीक है, तो मेनली वो ब्लड वेसल्स को अफेक्ट कर सकती है, जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज है उनको अफेक्ट कर सकती है। हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है सबसे स्पेसिफिकली ये पेनक्रियास और उसके अलावा थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट कर सकती है। नेक्स्टली आ जाते हैं जॉइंट्स को अफेक्ट कर सकती है जिससे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। मसल्स को अफेक्ट कर सकती है जिससे कि मसल्स में वीकनेस हो सकती है। आरबीसीज को अफेक्ट कर सकती है जिससे कि पर्निशियस एनीमिया हो सकता है। लास्टली ये स्किन को भी अफेक्ट कर सकती है जिससे कि स्किन में रैशेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स की, जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स या फिर डिजीजेस के अंदर आते हैं। ऑल्दो इसके अंदर 80+ डिजीजेस आती हैं तो सबके सिम्टम्स पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है एक साथ, तो हम कुछ कॉमन सिम्टम्स को देख लेते हैं जो कि सारी की सारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो फर्स्ट इसमें आता है फटीग, यानी कि बहुत ज़्यादा सुस्ती होना। नेक्स्ट आता है फीवर, ठीक है। नेक्स्ट आता है मलाइज। मलाइज दैट मीन्स आपको ऐसा लगता रहेगा कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दैट मीन्स आपको थोड़ा सा बीमार जैसा फील होगा लेकिन स्पेसिफिक कॉज आपको नहीं पता चलेगा उसका। नेक्स्ट आ जाता है जॉइंट पेन, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके अलावा रैशेस, स्किन में बहुत ज़्यादा रैशेस हो जाते हैं। ट्रबल इन कॉन्सेंट्रेटिंग, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन आपकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। उसके अलावा मसल पेन, जितनी भी आपकी मसल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी डिजीजेस की जो बहुत ज़्यादा कॉमन है एज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको बताया कि 80+ डिजीजेस हैं, सबको पढ़ना इम्पॉसिबल है, तो हम कुछ स्पेसिफिक जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो कि बहुत ज़्यादा आप अपने आसपास भी देखते हैं, उन डिजीजेस की बात कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट आ जाता है टाइप 1 डायबिटीज़, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। आपने अपने आसपास भी देखे होंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं, फिर कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है जिसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेनली क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर पेनक्रियाज होता है, जिसे हमने पूरा डिस्कस कर चुके हैं पहले कि पेनक्रियाज से पैनक्रियाटिक हार्मोन्स निकलते हैं अलग अलग, जिसमें से एक होता है इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन क्या करता है, हमारी बॉडी में जितना भी ग्लूकोज का लेवल होता है उसे रिड्यूस करने का काम करता है। अब इंसुलिन निकलेगा, ग्लूकोज के लेवल को रिड्यूस करेगा, तो बॉडी हमारी की सारे फंक्शंस के मेंटेन रहेंगे। अब टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारी पेनक्रियाज से इंसुलिन ही नहीं बन पाता, ठीक है। पेनक्रियाज से इंसुलिन ही नहीं बन पाता, जिसकी वजह से हमारा ग्लूकोज का लेवल रिड्यूस नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है टाइप 1 डायबिटीज़, ठीक है। तो अब जो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन अगर बढ़ा हुआ रहेगा तो उसकी वजह से हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर में प्रॉब्लम हो सकती है, आइज में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो एक्सेस ग्लूकोज है वो सब जगह जाकर के कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस कॉज करता रहेगा,
ठीक है। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि बाहर से हम इंसुलिन देते हैं, दैट मीन्स एक्सटर्नली हम इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हमारा नॉर्मल रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक जॉइंट पेन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, उसमें कुछ कार्टिलेजेस होते हैं जिनके थ्रू वो जॉइंट्स जुड़े रहते हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, जो ऑटो एंटीबॉडीज की मैंने बात करी, तो वो ऑटो एंटीबॉडीज आकर के यहाँ पे जितने भी लिगामेंट्स प्रेजेंट हैं उनको डिस्ट्रक्ट कर देंगी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि ये लिगामेंट जो है फॉरेन बॉडी है, ठीक है। तो ये लिगामेंट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होगी, इन्फ्लामेशन होगा और बहुत ज़्यादा पेन होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, जो भी जॉइंट है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाएगा, ठीक है, अच्छी तरीके से मूव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट बात आती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है ये कि जो हमारी नर्व्स होती हैं उसके बाहर पे एक शीथ होती है या फिर एक कवरिंग होती है जिसे बोलते हैं माइलिन शीथ, ठीक है। तो माइलिन शीथ क्या करती है, जितना भी ट्रांसमिशन हो रहा है उसमें अपना एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उस ट्रांसमिशन को फास्ट करने के लिए अपना जो भी रोल है उसे प्ले करती है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी माइलिन शीथ है वो डैमेज हो जाती है ड्यू टू ऑटो एंटीबॉडीज, ठीक है। ऑटो एंटीबॉडीज उस माइलिन शीथ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से जो नर्व्स में सिग्नलिंग है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। अब नर्व्स में सिग्नलिंग स्लो हो गई तो हमेशा क्या होगा, जो भी सिग्नल है वो आपकी बॉडी को बहुत लेट मिलता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्लोनेस हो जाती है, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज पे, ठीक है। उसके अलावा जो भी आपके रिफ्लक्स होता है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, नमनेस आ जाती है, बहुत ज्यादा टायर्डनेस आ जाती है और कोई भी काम करने का मन नहीं करता। उसके अलावा बैलेंस करने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट आ जाता है ल्यूपस। तो ल्यूपस मेनली स्किन की डिजीज है, या फिर बोल सकते हैं स्किन में बहुत ज़्यादा रैशेस हो जाती हैं, जिसकी वजह से इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है। तो मेनली ये जॉइंट्स को अफेक्ट कर सकती है, किडनीज को अफेक्ट कर सकती है, हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर सकती है, या फिर हमारे हार्ट को भी अफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट आ जाती है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीजेस। तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीजेस में क्या होता है, जितने भी हमारा गट होता है उसमें कहीं पे भी इन्फ्लामेशन हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर मेनली दो डिजीजेस आती हैं, क्रोन्स डिजीज और सेकंड आती है अल्सरेटिव कोलाइटिस। हमारे माउथ से लेकर के एनस तक कहीं पे भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। इन्फ्लामेशन के साथ साथ वहाँ पे अल्सर का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेडनेस हो सकती है, जिसकी वजह से पूरा आपका गट का जो सिस्टम है पूरा खराब हो जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में मेनली जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे कि कोलोन है, रेक्टम है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाती है या फिर अल्सर वाली कंडीशंस भी हो सकती हैं। नेक्स्ट आ जाता है एडिसन डिजीजेस। तो एडिसन डिजीज क्या है, मेनली ये अफेक्ट करती है जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है उसको, ठीक है। एज वी नो कि जो हमारा किडनी होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होती है हमारी एड्रिनल ग्लैंड। तो इस एड्रिनल ग्लैंड से डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स निकलते हैं, एज लाइक कॉर्टिसोल निकलता है जिसे हम बोलते हैं एल्डोस्टेरॉन। इसके अलावा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स निकलता है और एंड्रोजन हार्मोन निकलता है, ठीक है। तो जब हमारी एडिसन डिजीज किसी पर्सन को होती है तो उस पर्सन की बॉडी में जो कॉर्टिसोल हार्मोन है जो कि स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्स देता है हमारी बॉडी को, दैट मीन्स स्ट्रेस वाली कंडीशन में, फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन में हमारी बॉडी को रेडी करता है, तो उसकी वो रिड्यूस हो जाता है। तो उसकी वजह से कोई भी पर्सन है वो स्ट्रेस को बियर नहीं कर पाता। नेक्स्ट आ जाती है ग्रेव्स डिजीज। तो ग्रेव्स डिजीज डायरेक्टली कोरिलेटेड होती है हमारी थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड में क्या होता है, जो उसकी एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ओवर एक्टिविटी की वजह से जो थायराइड हार्मोन है T3 T4 वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट होना स्टार्ट कर जाता है, जिसकी वजह से गोइटर हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत लोगों को, जैसे बोला जाता है हिंदी में घेंगा रोग, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे ये थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा स्वेलअप हो जाती है क्योंकि उसके अंदर थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा बनने लग जाता है। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है हाशिमोटोस डिजीज, ठीक है, या फिर हाशिमोटोस थायराइड डिजीज। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है, पहले वाली में जो कि हमने ग्रेव्स डिजीज में पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिवेट हो जाती है, तो हाशिमोटोस में क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो बिल्कुल अंडर एक्टिव हो जाती है। दैट मीन्स उसमें जितने भी हार्मोन्स होते हैं उसका प्रोडक्शन बंद हो जाता है, ठीक है। जो हमारी ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं वो हमारी थायराइड ग्लैंड से जो T3 T4 सिक्रीट करने वाली सेल्स थी उसको डिस्ट्रक्ट कर देती हैं। अब T3 T4 ही रिलीज नहीं होगा तो हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं जिनको थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करती है वो सारी की सारी नहीं हो पाती हैं। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, बाहर से हम T3 या फिर T4 का हार्मोन देते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है माइस्थीनिया ग्रेविस। सो माइस्थीनिया ग्रेविस में जितनी भी मस्कुलर एक्टिविटीज होती हैं वो बहुत स्लो हो जाती है। मेनली इसमें क्या होता है कि ब्रेन से जो भी सिग्नलिंग होती है उसमें थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है, सिग्नलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जो मसल का मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो मेनली ये जो भी हमारे फेशियल मसल्स होती हैं उसको अफेक्ट करता है। फेशियल मसल्स को अफेक्ट करने की वजह से स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशंस में प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा जो आईलिड्स होती है इसको ओपन करने में प्रॉब्लम आती है, जो हमारी आईज होती है इसको मूवमेंट करने में भी प्रॉब्लम आती है। दैट मीन्स जो हमारा नॉर्मल काम है देखना, ठीक है, पलक को झपकाना, ये भी हम नहीं कर पाते। नेक्स्ट आ जाता है पर्नीशियस एनीमिया। तो पर्नीशियस एनीमिया मेनली एक टाइप ऑफ एनीमिया होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी आरबीसीज होती है एज लाइक नॉर्मल एनीमिया में कि आरबीसीज का काउंट कम हो जाएगा या फिर जो उनकी क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा स्टमक है इसमें एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे बोला जाता है इंट्रिंसिक फैक्टर्स, ठीक है, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इंट्रिंसिक फैक्टर का मेन काम क्या होता है कि जितना भी विटामिन B12 हम फूड के फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है, उस विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करवाने का काम होता है हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर्स का, ठीक है। एब्जॉर्ब होके क्या करेगा, ये मेन काम होता है विटामिन B12 का कि जितनी भी आरबीसीज का प्रोडक्शन होना है, ठीक है, आरबीसीज की प्रोडक्शन में मेन रोल होता है विटामिन B12 का। तो अब अगर विटामिन B12 ही नहीं आएगा प्रॉपर अमाउंट पे हमारी बॉडी में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जितनी भी आरबीसीज बनने वाली हैं या तो वो डिफेक्टिव बनेंगी या फिर उनका प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा। तो इस कंडीशन को बोला जाता है पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट या फिर बाय डिफेक्ट बचपन से ही हो सकता है या फिर बहुत कम केसेस होते हैं कि बड़े होके ये डेवलप हो जाए, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी की वजह से ये हो सकता है। सो अभी हमने देख लिया कि किस किस कॉजेस की वजह से हमारी कॉमन डिजीजेस हो सकती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कैसे इनको डायग्नोस किया जा सकता है। अब डायग्नोसिस के लिए मेनली इसमें एक टाइप की ऑटो एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है उनको डिटेक्ट किया जाता है। तो उनको डिटेक्शन करने के लिए एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज जो होती है हमारी बॉडी में, इसको एक टेस्ट बोला जाता है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट, और वी कैन से ANAT। तो इस टेस्ट को कराने के बाद हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज तो प्रेजेंट नहीं है। अगर क्योंकि ऑटो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी तो उस कंडीशन में चांसेस हैं कि हमें कोई ना कोई ऑटो इम्यून डिजीजेस हो सकती हैं, ठीक है, या फिर कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। सो अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कैसे इनको प्रिवेंट किया जाता है या फिर क्या इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट एज सच इसका ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जिससे कि पूरी तरीके से ये ठीक हो जाए, बट बॉडी में डिसऑर्डर हो गया है तो उसको नॉर्मल फंक्शन बॉडी का फिर से चलाने के लिए बाहर से हम कुछ ऐसी हार्मोन्स दे सकते हैं या फिर कुछ ऐसी ड्रग्स दे सकते हैं जो कि हमारी बॉडी की जो भी बिगड़ा हुआ लेवल है उसको मेंटेन कर दे, ठीक है। एज लाइक आपको पता है कि मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं, जैसे कि थायराइड हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है, हाइपो और हाइपर किसी भी टाइप का हो सकता है, या फिर डायबिटीज हो सकता है। तो उन दोनों केसेस में क्या करते हैं, हम बाहर से इंसुलिन दे सकते हैं डायबिटीज के केसेस में, और थायराइड वाले केस में हम क्या करते हैं कि बाहर से हम थायराइड हार्मोन दे सकते हैं। या फिर ओवर एक्टिव हो गया थायराइड ग्लैंड तो उस कंडीशन में थायराइड ग्लैंड को ही रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि इम्यूनोसप्रेसेंट्स दे सकते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिवेट हो गई है तो उस कंडीशन में इम्यूनोसप्रेसेंट्स देंगे तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। बट इम्यूनोसप्रेसेंट देने की वजह से ये भी हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाए या फिर कोई और डिजीज बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि इम्यून सेल्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि अगर पेन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रही है कहीं पे, ठीक है, इस टाइप के अगर जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको रिड्यूस करने के लिए नसेट्स दिए जा सकते हैं। तो नसेट्स को यूज करके पेन, इन्फ्लामेशन, रेडनेस जो भी है वो सारी रिड्यूस हो जाएगी। इसके अलावा अगर प्रिवेंशन की बात करें, ठीक है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हेल्दी डाइट ले सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंटली, ठीक है। हेल्दी डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से ही हमारी बॉडी का जो भी सिस्टम है वो बिगड़ भी सकता है या फिर अच्छा भी हो सकता है। उसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं जो भी पर्सन ऑटो इम्यून डिजीजेस जिनको हैं या फिर जिनको लगता है कि ऑटो इम्यून डिजीजेस हो सकती है, जो प्रोन है उसके लिए, ठीक है। तो उन लोगों को एक्सरसाइज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी डाइट पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो स्ट्रेस को रिड्यूस करें, ठीक है। जितना भी स्ट्रेस है कोशिश करें कि कम स्ट्रेस लें, ठीक है। इसके अलावा मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनफ स्लीप लेना इंपॉर्टेंट है, इनफ रेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। That's all for today. Thank you so much for watching this video. I hope this will be helpful for you. If you have any queries regarding this video, please feel free to comment down and I'll answer them as soon as possible. And if you like this video, please like, share and subscribe to my channel Pharma Institution and also press the bell icon. You can also follow me in my Instagram. My Instagram ID is pharma_ins_tuition and I'll see you in my next video. Till then, be safe and keep studying.